हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम दीपक कुशवाहा। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 10th साइंस पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ लिया था, वो थी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वो थी संयोजन अभिक्रिया और सेकंड थी वियोजन अभिक्रिया। ये दो अभिक्रियाएं हम पढ़ लिए थे। अब इसके बाद जो अभिक्रियाएं हैं वो पढ़ने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ लिए थे, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया थी, थर्ड नंबर की थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर इसके बाद थी ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी। फिर इसके बाद थी विस्थापन अभिक्रिया। फिर इसके बाद थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद थी अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद थी रेडॉक्स। ठीक है, इन सभी अभिक्रियाओं में हम ये फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके थे। हमें थर्ड से पढ़ना है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब होता है निकलना। ठीक है, हास करना। ठीक है, तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? C6H12O6 है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देखेंगे। ये क्या होता है? ग्लूकोज। ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की अभिक्रिया
6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यानी 6 अणु ऑक्सीजन के साथ यदि हम कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। जो 646 जो होता है ये 38 ATP के बराबर होता है। 646 क्या होता है, 38 ATP ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं ये हमारे यानी मानव शरीर के अंदर होता है। अब मानव शरीर के अंदर कैसा होता है, आप जब श्वसन लेते हैं यानी श्वास को अंदर लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या करता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। और जब वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं वो निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल, और जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा ये होती है 38 ATP। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एक ग्लूकोज टूटने से 38 ATP ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया का मतलब इसमें देख रहे हैं कि ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके बाद आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यह क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा दी जाती है, तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए यानी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है, यानी उसको हम क्या करते हैं, ऊष्मा अलग से देते हैं, बाहर से ऊष्मा देते हैं, किसको, अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण कर रही है, अपने अंदर एनर्जी ले रही है, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, में क्या है, जैसे मान लीजिए बर्फ में यदि हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वह जो बर्फ होता है वह कन्वर्ट हो जाता है जल प्लस जल वाष्प में। ठीक है, आप देखते हैं कि यदि हम वाटर को बर्फ बनाकर
हम उसको गर्म करना स्टार्ट करें, किसको, बर्फ़ को गर्म करना स्टार्ट करें, उष्मा देकर, यानी उसमें आग जलाकर हम उसको गर्म करना स्टार्ट करें, तो जब हम वाटर यानी बर्फ़ को वाटर मॉलिक्यूल और यानी जलवाष्प में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा कि जैसे जैसे आप गर्म करेंगे तो उस बर्फ़ का टेम्परेचर यानी तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब उस बर्फ़ का टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगी, जल यानी जो बर्फ़ होगा वो जल में भी परिवर्तित होगा और जल वाष्प में भी परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक अच्छा उदाहरण है क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का बर्फ़। ठीक है, ये जितने भी हम इसमें एग्जाम्पल आपको उदाहरण लिखा रहे हैं, आपको पूरे एनसीईआरटी आपके बुक में मिल जाएंगे, आपके एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो आपका बनता है तो एनसीईआरटी बेस पे बनता है, बाहर से कुछ नहीं देंगे। ठीक, तो ये दो अभिक्रियाएं हो गई, एक हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी क्या हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब अगली क्या है, अगली क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। आप ये इसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये दोनों पढ़ चुके हैं, अगली बची है विस्थापन अभिक्रिया, ये देखते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, स्थान का चेंज करना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, स्थान का चेंज करना। ठीक, तो स्थान किस तरह से चेंज होगा वो देखते हैं जरा सा। पहला, अगला, अगले रिएक्शन का नाम क्या है, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर वह स्वयं उस स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर वह स्वयं उस स्थान को ग्रहण कर लेता है, कर लेता है, तो इसे विस्थापन, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर स्वयं, स्वयं क्या करता है, उस स्थान को ग्रहण कर लेता है, स्वयं उस स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये आयरन है और ये क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट को में से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन विस्थापित कर वह स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे देखेंगे FeSO4 प्लस हमें कॉपर धातु प्राप्त हो गई, तो ये क्या हो गया? आयरन सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट से किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन सल्फेट में। जैसे मान लीजिए ये जिंक है और हम कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है जिंक सल्फेट और कॉपर धातु प्राप्त होती है। ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट। और ये क्या होता है? जिंक सल्फेट। ठीक, इतना समझ में आया। अगला मान लीजिए लेड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? कॉपर क्लोराइड के साथ। लेड की अभिक्रिया यदि हम कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? लेड क्लोराइड और कॉपर धातु हमें प्राप्त होगी। ये क्या हो जाएगा? लेड क्लोराइड। और ये क्या होता है? कॉपर क्लोराइड। तो इस तीनों अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं कि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर वह स्वयं स्थान को ग्रहण कर रहा है ना। पहली अभिक्रिया में जो आयरन होता है कॉपर को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर धातु बनाता है। दूसरी अभिक्रिया में जिंक जो होता है कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर धातु निष्कासित करता है। थर्ड अभिक्रिया में लेड जो होता है, इसे Pb को हम बोलते हैं लेड जो होता है कॉपर को विस्थापित कर लेड क्लोराइड बनाता है और धातु मुक्त कर देता है। ठीक है, तो इस पूरी अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक तत्व जो है दूसरी तत्व को क्या कर रहा? विस्थापित कर वह स्वयं स्थान को क्या कर रहा? ग्रहण कर रहा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है वो देखते हैं जरा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इतना लिख लिए। चलिए देखते हैं अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया ये देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्रियाकारक होते हैं, क्या होते हैं? क्रियाकारक होते हैं। तो क्रियाकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी एक क्रियाकारक अपना आयन दूसरे को और दूसरा क्रियाकारक पहले वाले को। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे
विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी एक आयन, एक क्रियाकारक अपना आयन दूसरे क्रियाकारक को, दूसरा क्रियाकारक पहले वाले को। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण क्या है? सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो सोडियम है वो अपना आयन इसको दे रहा और ये अपना आयन इसको दे रहा। तो ये क्या होता है? सोडियम सल्फेट। ये क्या होता है? सोडियम सल्फेट। और ये क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। ये क्या होता है? बेरियम सल्फेट। ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक, इतना समझ में है? तो अब हमें विस्थापन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो गई, द्विविस्थापन। अब बची है ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स। ठीक, अगली रिएक्शन क्या है? ऑक्सीकरण। अगली क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? बहुत ही, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन निष्कासित होता है तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन क्या होता है? निष्कासित होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए कॉपर की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, CuO। तो अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, 1 है, तो इसको 2 लगा दिए तो ये भी 2 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है? कॉपर है और ये हमें क्या प्राप्त हुआ? कॉपर
ऑक्साइड। इसमें क्या देख रहे हैं, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा, ऐड हो रहा। जिस कारण से इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है। इसके बाद आता है अपचयन। इसके बाद क्या आता है, अपचयन। इसके बाद क्या आता है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट है अपचयन। ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट है अपचयन। कैसे, अपचयन ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट है अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निष्कासित होती है एवं हाइड्रोजन का योग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, योग होता है एवं ऑक्सीजन निष्कासित होती है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है एवं ऑक्सीजन निष्कासित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो जो कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पे H2O प्राप्त होता है और कॉपर धातु प्राप्त होती है। ठीक है। ये क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। तो हाइड्रोजन जब इसमें जुड़ता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाता है तो जल बनाता है। ये क्या होता है, जल, पानी, और ये होता है कॉपर धातु। ठीक। तो ये क्या हो गई, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद क्या आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके क्या बाद आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है आपके लिए। लास्ट अभिक्रिया है रेडॉक्स, रेडॉक्स। ठीक। तो आप देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल,
कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है H2O प्लस कॉपर धातु। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक से ऑक्सीजन जुड़ रही है और एक से ऑक्सीजन निकल रही है। जिससे ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका होता है ऑक्सीकरण, और जिससे ऑक्सीजन निकलती है तो उसको बोलते हैं अपचयन, यानी उसका हो रहा अपचयन। तो इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हो रहा हाइड्रोजन का क्या हो रहा, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, जल में। तो जल में कन्वर्ट हो रहा तो उससे क्या हो रही, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। ठीक है। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही, निकल रही है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर धातु में क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक का ऑक्सीजन निकल रहा है, जिसका ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, सॉरी अपचयन, और जिससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा, निकल रहा है। तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा। ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स। तो ये हम 9th रिएक्शन अभी तक में पढ़ लिए हैं। पहली थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी थी वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था ऊष्माक्षेपी, चौथी थी ऊष्माशोषी, पांचवी थी विस्थापन, छठवीं थी द्विविस्थापन, सातवीं ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स। ठीक है। इसमें से इस साल एमपी बोर्ड में विस्थापन अभिक्रिया आई हुई थी। ठीक। अब देखते हैं अगला क्या है, अगला क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर वो देखते हैं। ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। चलिए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक। पहला क्या है, ऊष्माक्षेपी, दूसरा क्या है, ऊष्माशोषी। ठीक। इसमें देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। अंतर का आधार, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर था ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं, अंतर का आधार, यानी किस बेस पे, किस आधार पे हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, किस बेस पे, किस आधार पे हम इन दोनों में अंतर बताएंगे, किसमें ये अंतर है। ठीक है। तो पहली है परिभाषा। पहली क्या है, परिभाषा। पहला क्या है, परिभाषा।
परिभाषा में क्या है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है। ठीक है। और इसमें क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। ठीक है। अगला ऊष्मा इस अभिक्रिया में क्रिया के समय ऊष्मा कम होती है। यानी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया के दौरान यानी समय क्या होती है? अभिक्रिया के दौरान क्या होती है? ऊष्मा कम होती है। जब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही मतलब ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा क्या होगी? कम होगी। और इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में क्रिया के समय ऊष्मा में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। जब ऊष्मा को अवशोषित होती है तो उसके अंदर ऊष्मा क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। तो ऊष्मा का क्या होगा? वृद्धि। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इस अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा कम होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। अगला क्या होता है? थर्ड, अभिक्रिया की दिशा। यह अभिक्रिया एक दिशी होती है। यह अभिक्रिया एक दिशी होती है और ये वाली क्या होती है? यह अभिक्रिया द्विदिशीय होती है। ठीक है। यह अभिक्रिया एक दिशी होती है और यह क्या होती है? अभिक्रिया क्या होती है? द्विदिशी होती है। अगला यदि हम देखें उदाहरण, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या होता है? C6H12O6 की अभिक्रिया जब हम
6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के एक साथ कराते हैं तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ जल और 686 के कॉल हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। यदि हम चाहें तो क्या हम दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि एक बार ग्लूकोज टूट गया है तो दोबारा हम ग्लूकोज को बना नहीं सकते हैं। इस विधि द्वारा नहीं बना सकते हैं और दूसरी विधियों द्वारा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज हो रहा है वो टूट कर हमें क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे रहा है और क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो होता है बर्फ जो होता है यह जल एवं जल वाष्प बनाता है, जल एवं जल वाष्प बनाता है और जल वाष्प को हम पुनः से बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये रिएक्शन क्या हो गई, अभिक्रिया क्या हो गई, द्विदिशीय, यानी दोनों दिशा में संपन्न हो रही है। ठीक है, इस कारण से ये क्या होती है, द्विदिशीय होती है, यह क्या होती है, एक दिशीय, यानी एक दिशा में ही एक ही तरफ क्या होती है, पूर्ण होती है। ये क्या होती है, दोनों तरफ पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये थे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद अगला पॉइंट है अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। आपको नोट डाउन वीडियो रोक कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्या है, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया को बढ़ा देना, यानी अभिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ा देना, या कि अभिक्रिया की दर को कम कर देना। तो ये क्या हो गया, प्रभावित हो गई ना, यानी नॉर्मल रिएक्शन से क्या हो गई, या कि उसकी दर बढ़ जाएगी या कि उसकी दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं। मुख्यतः 3 कारक होते हैं। क्या होता है ये देखते हैं। अभिकारक की सांद्रता। पहले क्या है, अभिकारक की सांद्रता, यानी जो अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं, अभिक्रिया के पहले वाले जो तत्व एवं यौगिक होते हैं। ठीक है, यानी अभिक्रिया पूर्ण होने के पहले कि जो तत्व एवं यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता, यदि मान लीजिए यदि हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, यानी उनकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जो अभिक्रिया में क्रियाकारक भाग ले रहे हैं उनकी यदि हम सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट है ताप। अगला पॉइंट है ताप। यदि हम किसी भी अपक्रिया के ताप को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यदि हम किसी भी अपक्रिया के ताप को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी अपक्रिया के ताप को बढ़ाने पर जो क्रिया कारक होते हैं तो उनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनके मध्य टक्करों की संख्या, यानी वो जो एक दूसरे के मध्य जो टकराव होता था, उनके मध्य टक्कर होता था, तो उन टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो अपक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ताप क्या होता है, ताप का क्या प्रभाव होता है रासायनिक अपक्रिया में। रासायनिक अपक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर क्रिया कारकों के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब रासायनिक अपक्रिया का ताप हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उनके जो क्रिया कारक होते हैं तो क्रिया कारकों के मध्य क्या होता है, टक्करों की संख्या, एक दूसरे में जो टकराव होता है उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे रासायनिक अपक्रिया की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, एक बाहरी ऐसा तत्व होता है जिसको हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो गई, यदि हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक को मिला देते हैं या कि उत्प्रेरक की उपस्थिति लेते हैं तो अपक्रिया की दर क्या होती है, 2 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है अगला, यदि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिला दिया जाता है, यदि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिला दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी बढ़ जाती है। यदि रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक मिला दिया जाता है तो अपक्रिया की दर क्या होती है, 2 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, इतना समझ में आया। पहला था अभिकारक की सांद्रता, यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो उनकी क्रिया कारकों की सांद्रता। दूसरा है ताप, तीसरा है उत्प्रेरक। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संक्षारण, विकृत गंधता, और हम आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।